21 नवंबर 2025 को ये हुआ। One of the biggest labor reforms in its history. A new labor law regime across India. India's newly implemented labor code. India used to have 29 central 4 नए laws लेबर on कोड labor. लागू किए गए The हैं। new labor code. न्यू लेबर कोड 29 लेबर लॉज जिसमें कुछ तो आजादी से भी पहले बने हुए थे, उन्हें मर्ज करके, अमालगमेट करके, सबस्यूम करके गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिए हैं 4 लेबर कोड्स। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इसके कारण डेफिनेशन ऑफ वर्कर से लेकर डेफिनेशन ऑफ वेजेस सब कुछ बदल गया है। यानी आपकी इन हैंड वेज पर आपको जितनी सैलरी मिलती है, आपकी वेज की क्या डेफिनेशन होती है, आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, सभी कुछ बदलने वाला है। फिर चाहे आप एक आईटी एम्प्लॉय हो, फैक्ट्री में काम करते हो, सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन या फिर कंटेंट क्रिएशन कंपनी में ही काम क्यों ना करते हो, सभी को ये लेबर कोड्स भारी तरीके से इफेक्ट करने वाले हैं। माफी चाहता हूं, वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन ये भी प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो इन लेबर कोड्स में बदला है और आपको एज अ सैलरीड एम्प्लॉय पता होना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो जागरूक जनता, मैं इस वीडियो में 12 वो बड़े चेंजेस बताने वाला हूं जो इन 4 लेबर कोड्स के कारण एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपको असर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग कि आपकी वेज की डेफिनेशन कैसे बदलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इन कोड्स में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को पहली बार स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है। यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जो इंडस्ट्रीज में सालों साल से पहले से ही होती आ रही है, उसी पहली बार कानून में जगह मिल गई है। अक्सर होता यह है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए हायर करती है, से 11 मंथ्स या फिर 20 मंथ्स एंड सो ऑन, ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रेच्युटी वगैरह की झंझट नहीं झेलनी पड़े और उन्हें फायर करके अगर जरूरत पड़े तो फिर से हायर कर दिया जाए इस पीरियड के बाद। पहले इट वाज जस्ट एन टैक्टिक, लेकिन अब इसे कोड में जगह मिल गई। लेकिन सरकार ने उसके साथ यह भी कहा है कि चाहे आप किसी एम्प्लॉय को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर रख रहे हो, लेकिन उसके सारे बेनिफिट्स, फिर चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का हो जैसे कि पीएफ, ईएसआई या फिर मिनिमम वेज, या फिर हो उसकी ग्रेच्युटी का सवाल, सभी कुछ उसे मिलेगा। कोई भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जिसकी अवधि 1 साल या उससे ज्यादा है, उसके लिए ग्रेच्युटी देना मैंडेटरी है। और अगर मान लीजिए 1.5 साल की सर्विस होती है, 2 साल की सर्विस होती है, तो उसी प्रो रेटा बेसिस पे उसे ग्रेच्युटी मिलेगी जो पहले 5 साल के मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पर ही मिलती थी। 3 और बड़ी डेफिनेशंस जो इस कोड में ऐड की गई है वो है गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर। आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका एज अ गिग वर्कर काम कर रहा है, मतलब उनका कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो या तो फ्रीलांसर हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, डिलीवरी ड्राइवर, और ये सारे लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर में इन दीज न्यू लेबर कोड्स। साथ ही साथ गिग वर्कर में भी वो हिस्सा जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो जोमैटो, स्विगी हो, ओला, उबर हो या फिर अर्बन क्लैप में ही वो प्लम्बिंग वगैरह की सर्विसेज क्यों ना प्रोवाइड करते हो, इन सभी के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है, प्लेटफॉर्म वर्कर। और जिस ऐप या प्लेटफॉर्म के तहत ये काम कर रहे हैं उन्हें एग्रीगेटर बोला गया है। अब इन सारे ही गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी एम्बिट के अंदर लाया गया है, जिसके लिए पेमेंट की जिम्मेदारी होगी उनके प्लेटफॉर्म की, यानी एग्रीगेटर की। इन प्लेटफॉर्म्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% सरकार के पास जमा कराना होगा, जिससे सरकार बनाएगी एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसका काम होगा इन सारे गिग प्लेटफॉर्म वर्कर के बेनिफिट्स के लिए, उनके हेल्थ केयर, उनकी पेंशन वगैरह के लिए काम करना। आई एम नॉट श्योर कैसे होगा, सरकार ने ये तो क्लियर कर दिया कि पैसा आएगा कैसे, लेकिन कैसे और कहां खर्च होगा वो शायद सरकार अभी बताना भूल गई है। ये 4 लेबर कोड्स लागू होने से पहले एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट होती थी। इस एम्प्लॉयमेंट में जिस जिस टाइप के एम्प्लॉयज, वर्कर्स कवर्ड होते थे, उन्हें मिनिमम वेज मिलना कंपलसरी था, उसके अलावा नहीं। यानी स्टेट और सेंटर जो एक मिनिमम वेज तय करता था, उन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में उतनी मिनिमम वेज देना मैंडेटरी था। लेकिन इन कोड्स में ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को हटाकर मिनिमम वेज को यूनिवर्सल बना दिया गया है। साथ ही साथ कुछ स्टेट्स में मिनिमम वेज बहुत ही कम थी, सेंटर जो रेट बताता उससे भी कम थी, लेकिन अब ये बोला गया है कि एक मिनिमम वेज जो सेंटर तय करेगी, उससे कम तो किसी भी स्टेट में मिनिमम वेज नहीं दी जा सकती। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोड ऑन वेजेस के लागू होने के साथ साथ अब मिनिमम वेज का फर्दर ब्रेकअप नहीं किया जा सकता।
एग्जाम्पल के लिए किसी स्टेट में मिनिमम वेज 20,000 रुपए है तो पहले एम्प्लॉयर ऐसा करते थे कि 16,000 रुपए की बेसिक रख ली और 4,000 रुपए का HRA रख दिया, ताकि जो PF वगैरह का कंट्रीब्यूशन है, जो ओवर टाइम है, जो ग्रेच्युटी है, वो 16,000 रुपए पर कैलकुलेट हो। लेकिन अब से मिनिमम वेज को फर्दर ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, यानी पूरी की पूरी मिनिमम वेज आपको एज अ बेसिक सैलरी देनी होगी। ऐसा क्यों, हम कुछ ही देर में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो की कोई प्रायोजक नहीं है, इसीलिए इसके स्पॉन्सर हैं हम खुद। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे दिल के करीब प्रोडक्ट जागरूक जर्नल के बारे में, जिसे हम पिछले 5 सालों से बना रहे हैं। जागरूक जर्नल है एक गाइडेड जर्नल जो हर दिन आपसे कुछ सवाल पूछती है और आपकी मदद करती है अपने दिन को डॉक्यूमेंट करने में, अपने ख्यालों पर अपने बारे में रिफ्लेक्ट करने में और डिसिप्लिन के थ्रू हैबिट्स अच्छी बिल्ड करने में और बुरी हैबिट्स को अपनी जिंदगी से हटाने में। हर साल हम नवंबर और दिसंबर के मंथ में इसकी लिमिटेड कॉपीज पब्लिश करते हैं। एज ऑफ शूटिंग दिस कमर्शियल 1660 कॉपीज जागरूक जर्नल 2026 की बची है एंड एज ऑफ वॉचिंग कितनी कॉपीज बची है आप चेकआउट कर सकते हो jj.lla.in और वहां पर आपको एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा। हो सकता है सोल्ड आउट हो चुकी हो। अगर आप अपने 2025 से उतने खुश नहीं हैं, आपको लगा साल बहुत जल्दी बीत गया, 2026 में आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और कुछ अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं, तो उसमें ये प्रोडक्ट जागरूक जर्नल बहुत मददगार हो सकता है। इसने मेरी मदद करी है और आई एम श्योर आपकी भी मदद करेगा। और चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको एक डिस्काउंट कोड भी देता हूं, जो है न्यू लेबर कोड। अब इस कोड में सभी एम्प्लॉइज को नंबर 1 सैलरी जो देना है, पहले कैश में भी दे सकते थे, इवन चेक के थ्रू दे देते थे, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट करना सैलरी का मैंडेटरी है। क्योंकि पहले ये होता था सैलरी दिखा देते थे कैश में 20,000 रुपए की, लेकिन एक्चुअल उसे 10,000 रुपए दिए गए। ये प्रैक्टिस अब बंद हो जाएगी। साथ ही साथ वेज स्लिप देना, जिसमें पूरा आपके वेज का बाइफर्केशन हो, मैंडेटरी है, अदरवाइज 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। 5th, एम्प्लॉयर को अब से मैंडेटरी बोला गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो उनकी कंपनी में 40 साल से ज्यादा है, उनका एनुअल हेल्थ चेकअप कराना मैंडेटरी है। अभी एनुअल हेल्थ चेकअप का क्या मतलब है? क्या सिर्फ बीपी लेके चला जाए तो भी हो जाएगा? वो सरकार ने डिटेल में नहीं बताया। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कंपनीज अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देती नहीं है, सीधा बोलती है इस तारीख से आप ज्वाइन कर लो, और ज्यादातर एमएसएमईज में इसी तरह से एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब वो जॉब छोड़ के जाते हैं और मान लो सही टर्म्स पे वो जॉब टर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो फिर वो एम्प्लॉयर के चक्कर लगाता रहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दो, क्योंकि मुझे अगली जगह पर एज अ प्रूफ दिखाना है कि मैंने यहाँ पे काम किया था। इन कोड्स में मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखते हैं तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है। अगर उसका ESI कवरेज है तो सेम डे ESI कवरेज उसका करना मैंडेटरी। और मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है कवरेज से पहले, तो उसका पूरा कंपनसेशन एम्प्लॉयर से वसूल किया जाएगा। अगला, भारत में सैलरी डिले बहुत ही कॉमन है। मतलब अक्टूबर की सैलरी 15 नवंबर, 20 नवंबर, हो सकता है कुछ कम जगह पर दिसंबर में या उससे भी लेट पे की जा रही है। इस कोड में बहुत क्लियर कर दिया गया है कि सैलरीज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर की सैलरी 7th नवंबर तक, नवंबर की सैलरी 7th दिसंबर तक देना मैंडेटरी है। और ना सिर्फ देना मैंडेटरी है, इसकी कंप्लायंस भी करनी होगी। मतलब सरकार के पोर्टल पर डेटा भी डालना होगा कि हाँ भाई हमने ये पेमेंट कर दिया है। और ये जो नियम है पेमेंट ऑफ वेजेस का, जो पहले केवल 24,000 की सैलरी तक लागू होता था, अब इसे यूनिवर्सल बना दिया गया है। मतलब कोई भी सैलरी रेंज का एम्प्लॉय, चाहे वो 10,000 रुपए कमाता हो, चाहे लाख रुपए कमाता हो, उसकी सैलरी 7th से पहले मिल जानी चाहिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो एम्प्लॉइज अक्सर फेस करते हैं वो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की। कंपनी छोड़कर चले गए, उसके बाद 1 महीने 2 महीने कंपनी उन्हें रुला रही है, चक्कर लगवा रही है उनका फुल एंड फाइनल पेमेंट करने में। कोड ऑन वेजेस में क्लियर कर दिया गया है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जॉब छोड़ने के, टर्मिनेशन के, फिर चाहे वो टर्मिनेशन हो चाहे ले ऑफ हो, यानी एम्प्लॉयर ने आपको निकाला हो या अपनी खुद की मर्जी से रेजिग्नेशन दिया हो, 2 दिन के अंदर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा। और जब भी ग्रेच्युटी पेएबल हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी का पेमेंट भी देना होगा। महिला कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। इसमें मैटरनिटी एक्ट और बाकी रूल्स को तो स्ट्रेंथन किया ही गया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव किया गया है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे थे, स्पेशली फैक्ट्रीज वगैरह, जहां पे महिलाएं रात्रि में काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इन कोड्स में उन्हें नाइट शिफ्ट के लिए भी अलाउ किया गया है, लेकिन विथ कंसेंट। अब ये कंसेंट रिटन है कि ओरल है, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो कोई भी एम्प्लॉयर से मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप वुमेन एम्प्लॉइज को नाइट शिफ्ट में रखना चाहते हैं तो रिटन कंसेंट के साथ ही उन्हें रखें। ओवर टाइम, अगर आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो आप ओवर टाइम के लिए एलिजिबल होते हैं, जो आपकी बेसिक सैलरी का, वेज का 2 गुणों के हिसाब से आपको पे किया जाना चाहिए। और इसकी जो लिमिट है अभी करंटली लगभग 75 घंटे है।
एक क्वार्टर में इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 144 आवर्स इन 1 क्वार्टर। और इसमें भी एक कंडीशन डाली गई है कि किसी भी एम्प्लॉय का बिना कंसेंट के ओवर टाइम करने के लिए नहीं बोल सकते। अब अगेन ये कंसेंट पेपर पे है या वर्बल है, पता नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ईएसआईसी कवरेज की। अभी ईएसआईसी का जो कवरेज है वो ऑलमोस्ट पैन इंडिया है, लेकिन हर जगह नहीं है। इस कोड में उसे पैन इंडिया अप्लाई कर दिया गया है। साथ ही साथ किसी भी कंपनी में मान लीजिए 10 से कम एम्प्लॉय थे तो ईएसआईसी मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब अगर कंपनी के मेजॉरिटी एम्प्लॉय मान लीजिए 8 एम्प्लॉय हैं और उसमें से 5 चाहते हैं कि हमें ईएसआईसी में कवरेज कराना है, तो कंपनी को ईएसआईसी में कवरेज कराना होगा। इसमें वो ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट दोनों कर सकते हैं। ये कैसे टेक्निकली इंप्लीमेंट होगा वो समय आते देखना होगा। 12वां सबसे बड़ा बदलाव, इन कोड्स में वेज की डेफिनेशन को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब जो आपकी सीटीसी है, यानी आपके जितने भी बेसिक और बहुत सारे अलाउंसेस जोड़कर जितनी भी सैलरी बनती है, उसका मिनिमम 50% आपको एज अ बेसिक सैलरी, बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस 3 टेक्निकल टर्म्स है, उसकी तरह दिया जाना चाहिए। यानी ये जो नई डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इंप्लीमेंट हो गई है इन नए लेबर कोड्स में। और यही डेफिनेशन फिर चाहे पीएफ हो, ईएसआई हो, ग्रेचुइटी हो, बोनस हो, ओवरटाइम हो, हर जगह यही एक डेफिनेशन लागू होगी। लेकिन ये एक सिंगल वीडियो में कवर करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप ही की सुविधा के लिए मैं इस पे एक सेपरेट डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं, जो कल शाम को 7 बजे पब्लिश हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो। कल शाम को 7 बजे एक डिटेल वीडियो आ रहा है कि ये नई डेफिनेशन ऑफ जो वेजेस है वो आपके इन हैंड सैलरी को, आपके पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी, बोनस और बाकी सारे अलाउंसेस को किस तरह से इंपैक्ट करने वाली है, किस तरह से प्रभावित करने वाली है, उस पर एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो कल शाम को 7 बजे। एंड लास्ट बोनस चेंज हमारे सारे बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयर भाइयों के लिए, उनके लिए भी कुछ बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं इन लेबर कोड्स में। पहला, लिमिटेशन पीरियड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था, ईएसआई में होता था, पीएफ में तो नहीं होता था, कि कितनी भी साल पुरानी इंक्वायरी आ सकती थी, लेकिन अब इसे लिमिट बनाकर कर दिया गया 5 साल। 5 साल से पुराना कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। दूसरा, प्री डिपॉजिट को रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब मान लीजिए पीएफ डिपार्टमेंट ने आप पर इंस्पेक्शन किया और बोला आपकी 10 लाख रुपए की लायबिलिटी बनती है अनपेड। अब आप इसे आगे कंटेस्ट करना चाहते हैं, इसे हाई कोर्ट में कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले आपको अप टू 75%, 50% से लेकर 75%, अप टू 75% पहले जमा कराना पड़ता था कोर्ट में से 7.5 लाख रुपए, फिर ही आप उसे कंटेस्ट कर पाते थे। अब ये अमाउंट घटाकर कर दिया गया 25%, मतलब 10 लाख का अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आए, 2.5 लाख रुपए आप जमा कराएं, हाई कोर्ट में केस लड़े, अगर जीत गए तो 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, हार गए तो पूरा 10 लाख देना पड़ेगा। एक और बात करी गई है इसमें, सिंगल रजिस्ट्रेशन पैन इंडिया, सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल फॉर्म कंप्लायंस। मतलब पहले अलग अलग डिपार्टमेंट के पास, फैक्ट्री एक्ट के पास अलग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास अलग, शॉप एक्ट के पास अलग, आपको अलग अलग कंप्लायंस करनी पड़ती थी। अब इसमें बोला गया एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा और सिंगल कंप्लायंस होगी। कैसे लागू होगा पता नहीं, कब लागू होगा पता नहीं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, पहले जो इतने सारे लेबर कोड्स थे उसमें इतने सारे ऑफेंसेस थे, जिनमें से कई तो क्रिमिनल ऑफेंस थे, यानी आपको जेल की सजा हो जाती थी। लेकिन अब इन नए कोड्स में ज्यादातर ये जेल वाले प्रावधान तो हटा दिए गए हैं, 5-6 जगहों को छोड़ के। और उसके अलावा इसमें कंपाउंडिंग इंट्रोड्यूस की गई है। मतलब अगर आप पहली बार कोई ऑफेंस करते हैं तो जो भी मैक्सिमम पेनल्टी है उसका अप टू 50% आप पे करें और फ्री हो जाए। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप रिपीटेड ऑफेंसेस करेंगे तब ये अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। एमएसएमई एम्प्लॉयर्स को एक और राहत दी गई है। पहले अगर आपकी कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉय होते थे तो उन्हें हटाने के लिए, यानी ले ऑफ करने के लिए, रिट्रेंचमेंट के लिए या फिर क्लोजर करने के लिए फैक्ट्री का कुछ दिनों के लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया 300। इसके कारण 90%, लगभग 95% जो एमएसएमईज है भारत में, उनमें 300 से कम ही एम्प्लॉय हैं। तो बहुत सारा जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम हो जाएगा। अब 21 तारीख से लागू तो हो गए सारे कोड्स, लेकिन धरातल पर कब आएंगे? तो देखिए, जो लेबर लॉज है वो भारत में कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं, मतलब उस पे सेंटर भी कानून बना सकते हैं और स्टेट भी। तो अब स्थिति ये है कि ज्यादातर स्टेट्स ने अपने अपने रूल बना दिए, कुछ कुछ स्टेट्स में रूल अभी तक नहीं बने हैं। तो मुझे लगता है जो सेंट्रल लॉज है वो तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बाकी कुछ भी बहुत ही जल्दी लागू हो जाएंगे। लेकिन लागू होने से हमें यह भी समझना होगा कि जो डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग्स है, मान लीजिए आपने यहाँ पे टर्म डाल दी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, लेकिन इंस्पेक्टर तो अभी वही है, उन्हें जो भी इस हिसाब से ट्रेनिंग देनी है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपने बोल दिया एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल लाइसेंस होगा, सिंगल फॉर्म कंप्लायंस होगी, लेकिन इसके लिए अभी तो सारे जो पोर्टल बने हुए, पीएफ का अलग पोर्टल है, ईएसआई का अलग पोर्टल है, फैक्ट्री एक्ट का अलग पोर्टल है, शॉप एक्ट का अलग पोर्टल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आपको एक अलग पोर्टल पर जाकर सबमिट करना होता है। अभी एक जगह कब होंगे, कैसे होंगे और कैसे यूनिफॉर्म तरीके से लागू होगा,
ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन ऑन पेपर बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं डिटेल ब्रेकडाउन करने वाला हूं कि कैसे ये आपकी सैलरी को इंपैक्ट करने वाला है, कैसे आपकी इन हैंड वेजेस इससे कम हो जाएगी, कैसे आपकी पीएफ ईएसआई ग्रेच्युइटी चेंज होगी, कैसे कुछ लोग जो पीएफ में ऑलरेडी कवर्ड नहीं थे वो कवर्ड होंगे अब, कैसे कुछ लोग जो ईएसआईसी में कवर्ड नहीं थे अब ईएसआई में उन्हें कवर्ड करना पड़ेगा। ये सारी चीजों की बात हम करने वाले हैं कल के वीडियो में जो शाम को 7 बजे लाइव हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद। इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैं 2 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहले मेरे लेबर लॉ कंसल्टेंट दोस्त हैं लुधियाना से, एडवोकेट पुनीत गुप्ता, और दूसरे हैं कुणाल काबरा जो एक कंपनी चलाते हैं जिनका नाम है custodian.life। दोनों से मैंने लंबा डिस्कशन किया था इस वीडियो की रिसर्च के लिए।